नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी और मैं हूं तरन्नुम अली। और इसी के साथ नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 2015 में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं 2014 के हमारे और आपके उस सफ़र पर, जहां पर आप तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी खेती से संबंधित पहुंचाई हमारे विशेषज्ञों ने। क्या मिट्टी की जांच कराना ज़रूरी ही है? अगर कोई किसान मृदा परीक्षण पर बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता है तो मैं समझता हूँ उसकी ये अनभिज्ञता है। और बहुत ही सरल भाषा में मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर कोई मनुष्य 8 रोटी खाता है तो कोई 4 रोटी में ही अपने संतृप्त हो जाता है। तो अब प्रश्न ये है कि 4 रोटी खाने वाले को अगर 8 रोटी खिला दी जाए और 8 रोटी खाने वाले को 4 रोटी खिला दी जाए तो जब निरंतर 4 रोटी उसको मिलेंगी तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका वजन कम होता जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और अंत में जो है वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। और यदि 4 रोटी खाने वाले को निरंतर उससे कहा जाए कि नहीं, तुमको 8 ही रोटी खानी है, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि या किसी न किसी डायरिया से या हैजा से किसी तरीके से वो बीमार हो जाएगा और हो सकता है कि वो पूर्णतया उसका शरीर ही नष्ट हो जाए। तो इसी तरीके से पौधा भी ये जीवित प्राणी है। ऐसी दशा में किसानों को मैं तो यही सुझाव देता हूँ कि मृदा परीक्षण अवश्य कराएं। देखिए, विदेशों में किसान जो है वो इतना ज़्यादा सक्रिय हो चुका है कि जब अपना खेत तैयार कर लेता है तो खुद स्वयं ही वो सॉइल टेस्टिंग किट के द्वारा अपना जो है वहीं खेत पर भी जो है मिट्टी की जांच करने के बाद और मिट्टी का उर्वरा स्तर ज्ञात करके और उसमें जो है ये निर्धारित कर लेता है कि अब हम इसमें कितने उर्वरकों का प्रयोग करें, कौन कौन से तत्व इसमें विद्यमान है और कितना और हमको मात्रा में देना है। क्या कोई तरीका है कि किसान खुद भी मिट्टी की जांच कर सकते हैं या हमेशा उन्हें किसी न किसी मिट्टी जहां जांच की जाती है वहां जाना ही पड़ेगा? मिट्टी की जांच कराने के लिए वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसान ने भली प्रकार से ये जानकारी प्राप्त कर ली है कि मिट्टी का नमूना किस तरीके से लिया जाना है, तो उन कारकों को ध्यान में रखते हुए चने की का 0 से 6 इंच, जैसे और फसलों के लिए 0 से 6 इंच का नमूना लेते हैं, उसी तरीके से नमूना ले लें। किस तरीके से उस नमूने को बनाना है, कैसे उसमें थैली में भरना, टैग लेवल लगाना है, उस तरीके से तैयार करें और तैयार करने के बाद इसको जो है वो प्रयोगशाला में भेज दें। प्रयोगशाला में भेजने के लिए जो मिट्टी किसान लें, उसको जब वो मिट्टी ले खेत से तो किन बातों का ध्यान रखे और क्या ना करे? सबसे पहले तो ये है कि पेड़ के नीचे से नमूना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ का उर्वरा स्तर सामान्य खेत के उर्वरा स्तर से कम होता है। क्योंकि निरंतर उर्वरक या जो भी खाद है या पोषक तत्व हैं उनको पौधा अपने विकास के लिए लेता रहता है और वहाँ का उर्वरा स्तर कम हो जाता है। यदि हमने खेत में कहीं, जैसे किसानों की आदत होती है, पहले आकर के खेत में ढेर लगा दिया और ढेर लगाने के बाद जब खेत की तैयारी करते हैं तो उसको हम जो है फैला देते हैं। तो अगर खेत में पहले से कहीं ढेर लगा हुआ हो तो और हटा भी दिया गया हो, तब भी उस स्थान से नमूना लेने पर उसका उर्वरा स्तर जो है उच्च होगा, वहाँ पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होगी। यदि खेत में खाद मिला दी गई है या उर्वरक डाले गए हैं तो जब तक खेत की अच्छी तरीके से जुताई ना हो जाए तब तक नमूना ना लें। मेड़ के पास का नमूना जो होता है उसका उर्वरा स्तर भी सामान्य खेत के उर्वरा स्तर से कम होता है, इसलिए वहाँ से भी नमूना नहीं लेना चाहिए। अगर खेत ढालू है तो ऊंचे स्थान का नमूना अलग लें और नीचे स्थान का नमूना अलग लें, क्योंकि ढाल जो ऑर्गेनिक मैटर हमारा डिकम्पोज यानी सड़कर के जो खाद के रूप में परिवर्तित होता है, तो वो जो खाद के रूप में परिवर्तित होता है उसे वैज्ञानिक लोगों की भाषा में ह्यूमस कहते हैं। और ये इतना हल्का होता है कि ये पानी के साथ बहकर के नीचे स्थान में चला जाता है। तो जहाँ ये जाकर के नीचे स्थान में इकट्ठा होता है वहाँ का उर्वरा स्तर अधिक हो जाता है और ऊंची ज़मीन का उर्वरा स्तर कम होता है। तो ऊंची ज़मीन का नमूना अलग और नीची ज़मीन का नमूना के लिए मिट्टी हम अलग लेते हैं। अब उस नमूने को तैयार करने के लिए यह आवश्यक है कि हम 1 एकड़ खेत में किस तरीके से नमूना लें कि सारे खेत की मिट्टी मिला करके हम एक नमूना बना पाएँ। तो 0 से 6 इंच का नमूना हमें लेना है। 0 से 6 इंच का मतलब ये है कि हम ऊपर से मिट्टी को छुएंगे नहीं, बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में जैसा खेत पड़ा हुआ है उस खेत में हम 0 से 6 इंच का गड्ढा खोदेंगे और एक साइड से हम मिट्टी निकाल लेंगे। फिर हम जो हमने 8 या 10 स्थान निर्धारित किए हैं कि जिससे खेत पूरा कवर हो जाएगा,
तो ऐसी दशा में 8 या 10 स्थान से इसी तरीके से मिट्टी को निकालते हैं और निकाल करके एक साफ कपड़े पर इस मिट्टी को इकट्ठा करते रहते हैं। ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि उर्वरक की बोरी जो है वो इस्तेमाल ना की जाए। अब इस मिट्टी को हम खेत से बाहर लाने के बाद किसी साफ ज़मीन पर इसको डाल देते हैं, अच्छी तरीके से भुरभुरा करते हैं और भुरभुरा करने के बाद अब इस समय जो कूड़ा करकट या जड़ें अथवा कंकड़ होते हैं उनको निकाल करके फेंक देते हैं और मिट्टी को बिल्कुल उसी तरीके से मिलाते हैं जिस तरीके से उपला बनाने के लिए जो है गोबर को मिलाते हैं। इस तरीके से मिला करके उसको गोल ढेर के रूप में जब हमने तैयार कर लिया तो उसको 4 भागों में हम बांट देते हैं और 4 भागों में बांटने के बाद आमने सामने के 2 भागों को जो है नष्ट कर देते हैं और 2 भागों को हम फिर से लेकर के अच्छी तरीके से मिलाते हैं और उनको मिलाने की क्रिया ये और उनको अलग करके फेंकने की क्रिया ये तब तक चलती रहती है जब हमारी मिट्टी 1 किलो रह जाती है। इस 1 किलो मिट्टी को में से हम 500 ग्राम मिट्टी एक प्लास्टिक की थैली में भरते हैं और उसको फिर एक कपड़े की थैली में डालते हैं। ये ध्यान रहे कि हम 2 टैग लेवल का मतलब किसान समझ लें कि अच्छी तरीके से कागज़ पर लिख करके एक भीतर डाल दें और एक जो टैग लेवल ऊपर बांध दें। उसमें लिखना क्या है कि किसान का नाम, खेत का खसरा नंबर और अगर खसरा नंबर किसान को नहीं मालूम है तो खेत की पहचान और जिस फसल के लिए संस्तुति ली जा रही है उस फसल का नाम। मिर्च, अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर उसका छिड़काव किया जाता है इसीलिए ताकि कीट जो हैं वो ना आ सकें। वो जब आते हैं तो उनका मन करता है कि यहाँ से निकल जाए। ज़्यादा खतरा रहता है हमारी फसल को कीटों से? देखिए, जाड़े के दिनों में सबसे ज़्यादा जो हमारा बंद गोभी को हानि पहुंचाने वाला कीट है वो है माहू। और ये माहू जो है वो जब उसमें लग जाता है तो ये पत्तों में भीतर जा कर के इसका जो चूसना शुरू कर देता है, तो इससे जो है इसकी जो है ग्रोथ, इसकी वृद्धि जो है कम हो जाती है। तो इसके लिए डाईमिथोएट 300 EC या मिथाइल ऑक्सीडेमेट 25 EC दोनों में से एक दवा को लेकर के 1 लीटर दवा 1000 पानी में घोल करके प्रति हेक्टर इसका छिड़काव कर देना चाहिए और इसमें कोई अन्य कीड़ों की कोई जो है इसमें दवा डालने की आवश्यकता नहीं। खेती में, ख़ासतौर से सब्ज़ी की खेती में, हम रसायन के वास्ते बहुत कम जोर देते हैं। कोशिश यही करते हैं किसानों को बताने की कि वो ना किया जाए। तो ये जो ज़मीन में कीट है इससे बचने का एक तरीका ये है कि जब इसके पतंगे बनते हैं तो वो शाम को आकर पेड़ के ऊपर बैठते हैं और पेड़ को हिलाकर उन्हें गिराकर इकट्ठा करके या तो उनको दबा दें या उनको कहीं भी दूर ले जाकर ऐसी जगह पर छोड़ दें जहाँ पर के उनका पनपना मुश्किल हो। तो ऐसे नेचुरल तरीक़ों को हम इस्तेमाल करने की ज़्यादा सिफारिश करते हैं। कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का फॉर्मूला है, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमारी फसल बची रहेगी। हमारी फसल बची रहेगी और जो हम खाने के लिए सब्ज़ी पैदा कर रहे हैं उसके पोषक तत्व भी अच्छे रहेंगे और उसको खाने से जो लोग उपभोक्ता हैं उनको नुकसान भी नहीं। अगर हम कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर हम कैसे बचा सकते हैं? कोई इसके लिए घरेलू उपचार है? नीम की खली को अच्छी तरीके से पानी में घोलें और घोलने के बाद इसमें 200 ग्राम सर्फ पाउडर डाल करके और अच्छी तरीके से पानी में खूब चलाएं तो ये सफ़ेद रंग का वो घोल हो जाएगा। इसको छान लें और स्प्रेयर से फिर जो है हम इसको अगर स्प्रे कर देंगे तो ये चूसने वाले जितने भी कीट हैं, जैसे माहू जो है वो उसका हम उपचार कर लेंगे। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ इन धान के पौधों में, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक छोटे से ये जो लाल सा कीड़ा है ये अक्सर मुझे कई पौधों में दिखा है। तो इन कीड़ों से क्या इसने खतरा हो सकता है? नहीं, ये तो प्रीडेटर हैं। प्रीडेटर्स जो हैं ये फसल के लाभदायक होते हैं। अच्छा। तो जो इसके लिए नुकसानदायक कीड़े हैं उनको ये खाता है। तो नेचर में ये है कि हम अपना कंट्रोल करें ना करें, लेकिन नेचर ने पहले से ही कंट्रोल कर रखा है। अच्छा, यानी कि कीड़ों का खात्मा कीड़े खुद कर देते हैं। लेकिन हमें इसके लिए इंतजार करना पड़ता है। आजकल क्या है कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र हम एकदम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, तो जिनसे इनकी संख्या कम हो जाती है
कम होने पे कभी कभी ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल, तो इनसे पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। जबकि इनकी अगर थ्रेशोल्ड लेवल पर, जब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल हो, तभी हमें से जब हम ऊपर चले जाएं, कीड़ों की ज़्यादा अगर कीड़े लग रहे हैं, वो थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर हो गया है, तभी हम उसको कीड़ों के लिए दवाई का इस्तेमाल करें, नहीं तो नेचर में उसका कंट्रोल रहता ही है। विश्व स्वास्थ्य विभाग जो है संगठन ने कहा है कि बच्चा जिस दिन से पैदा होता है उसी दिन से जहर पीना शुरू कर देता है। तो इस पर जो है बराबर हमारा जब ये प्रशिक्षण दिया जाता है IPM के माध्यम से, जो गोष्ठियाँ होती हैं, तो उसमें बताते हैं कि कैसे बच्चा, लोग चौंक जाते हैं कि बच्चा कैसे भाई जहर पी रहा। तो जो माता भोजन कर रही है उसमें जो जहर पहुंच रहा है, वो जहर बच्चे को दूध के माध्यम से पहुंच रहा है। तो ऐसी दशा में अब हर प्राणी ये समझने लगा है कि कम से कम रसायनों का प्रयोग किया जाए, और कम से कम रसायनों का प्रयोग करने के बाद हम उपज भी अधिक लें। दूसरे, IPM रसायनों से सस्ता पड़ता है, इसलिए कम लागत पर अधिक उपज भी प्राप्त हो जाती है। जो कीट हैं वो किस किस्म में ज़्यादा लगते हैं, किस में कम लगते हैं, कुछ ऐसा भी होता है? हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क तो अभी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत अवरोधी किस्में हमारे पास नहीं है। लेकिन पूसा बोल्ड एक वैरायटी है जिसमें कंपैरेटिवली कीट का असर कम होता है, और कीट का असर भी कम होता है। लेकिन एक और बात है कि अब कीट को संभालने के लिए, उसका मैनेज करने के लिए बहुत आसान तरीका आ गया है, जिसमें कि नए परीक्षणों में ये पाया गया है कि हमें कोई केमिकल भी नहीं यूज़ करना पड़ता। ख़ास तौर से मोलिया जो तेला जिसको बोलते हैं, एफिड जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं, उसको तो पानी के सिंपल ज़ोर से अगर छिड़काव कर दिया जाए तो वो कीट जो है वो वहाँ से पौधे पर से हट जाता है। तो तेज़ पानी के फुहारे से अगर हम कीट को हटा देते हैं तो उसका कंट्रोल काफ़ी आसान है, और वैसे भी उसको टाइम से अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो कीट बहुत ज़्यादा इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। शुरू में जब हम इसको बोते हैं फसल को, उस वक्त कीट ज़्यादा होते हैं, और उसके अवरोधक किस्में नहीं है, क्योंकि ये कीट जो हैं, जैसा दीमक है जो किसी भी फसल को खा लेती है, ऐसे वो कीट भी ऐसे हैं कि जो निकलती हुई फसल होती है, अंकुरित होने वाली फसल होती है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसको चबा के खा जाते हैं। एकदम पहले तो काट के तोड़ देते हैं, फिर उसको चबा के खा जाते हैं। हमेशा हम अपने कार्यक्रम में हम यही कहते हैं किसानों से, जो किसान हैं वो कीटनाशकों का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर उसका असर होता है। तो क्या कोई और तरीका है इसका कि कीटों से हमारी फसल भी बच जाए और हम कीटनाशकों का इस्तेमाल भी ना करें? अगर हम कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास अपने भी कुछ अपने उपचार हैं। जैसे नीम का बुरादा लेकर के उसमें 2.5 किलोग्राम लहसुन और 2.5 किलोग्राम तंबाकू की पत्ती, इनको लेकर के अच्छी तरीके से जो है पानी में जो है हम घोल करके छान लेते हैं, और इसको जो है 700 से 800 लीटर पानी में मिला करके, और अगर हम इसको करते हैं तो हम कीटनाशकों से जो हमारा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है, तो उससे बचने के लिए ये जो है IPM की हम क्रिया कर सकते हैं। जब मैं अपने विद्यालय में पढ़ता था तो हमारे जो एंटोमोलॉजी यानी कीट विशेषज्ञ थे जो मुझे पढ़ाते थे, तो मुझसे ये कहा करते थे कि भाई सब्जी लेने जाओ तो इस बात का ध्यान रखो कि जो डलिया में लिए हुए बैठा हुआ है उसमें ये देखो कि अगर वो 50 फल रखे हुए बैठा हुआ है तो उसमें कोई काना है। यदि उसमें कहीं काना है या कोई मतलब उसमें दूर से दिखाई दे रहा है कि हाँ इसमें कहीं कीड़ा लगा हुआ है, तो समझ लो कि इसने इसमें जो है कोई जो है बहुत रसायन का इस्तेमाल नहीं किया है, और यदि बिल्कुल स्वस्थ है, चमकीला दिखाई दे रहा है और उसमें कहीं किसी तरीके का कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसमें बहुतायत रूप से जो है दवाइयों का इस्तेमाल किया है। तो चयनित करने के लिए जो है हमारे गुरुजी ने तो यही बताया था कि जो काना वाला टोकरी है उसमें से छांट के लिया जाए तो वो ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। कीट जो है वो हरी मिर्च में कितने लगते हैं? क्योंकि मुझे नहीं, अगर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि हरी मिर्च में कीट नहीं लगते होंगे क्योंकि इतनी तीखी होती है हरी मिर्च, तो कीट क्यों उसे पसंद करेंगे? लेकिन है क्या ऐसा कि इसमें कीट लगते हैं? देखिए, ऐसा है कि आपने बहुत सही बात कही
एक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, जैविक खेती की, तो उसमें एक कीटनाशक बनाया जाता है जिसमें मिर्च और अदरक को पीसकर और लहसुन इसके साथ, मिर्च अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर उसका छिड़काव किया जाता है, इसीलिए ताकि कीट जो हैं वो ना आ सकें। वो जब आते हैं तो उनका मन करता है कि यहाँ से निकल जाए। लेकिन जिस समय मिर्च अभी लगी नहीं होती, पौधा छोटा होता है, उस वक्त ऐसे कीट होते हैं जो खेत को देखते देखते बिल्कुल तबाह कर देते हैं। उसमें थ्रिप्स और एक मकड़ी बोलते हैं उसको, माइट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो जब तक पौधा छोटा है और अभी पनप नहीं पा रहा है, उसमें ताकत नहीं है, उस वक़्त ये कीट आते हैं और इतने भयंकर रूप से लगते हैं कि पौधा सूख जाता है और पूरे खेत के खेत एकदम नष्ट हो जाते हैं। वो मैं आपको बता दूं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक जो कीटनाशक है उसको बोलते हैं डाईमेथोएट, तो ये तो थ्रिप्स के ख़िलाफ़ काफ़ी अच्छा है। एक है मेटासिस्टॉक्स जो मकड़ियों के ख़िलाफ़, माइट्स के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा। वो मकड़ी ऐसी नहीं है जो हम चलते हुए देखते हैं, ये इतनी छोटी है कि नंगी आंख से देख भी नहीं सकते, आपको लेंस लगा कर देखना पड़ता है। इतने छोटे छोटे जो स्पाइडर्स हैं, जो मकड़ी है या थ्रिप्स है, थ्रिप्स को तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा करके देखेंगे तब पता लगेगा कि ये थ्रिप्स है। तो इसलिए क्योंकि वो पता नहीं लगते तो किसानों को मालूम भी नहीं लगता ये क्यों है। लेकिन अगर छोटेपन में जल्दी से पौधा सूख रहा है, उसकी पत्तियाँ उनमें दिख रहा है कि पानी की कमी है, हरापन कम हो रहा है, पीले भूरे होते जा रहे हैं, तो उससे पता लग जाता है कि ये कीटाणु इसमें लगा हुआ है। बीमारी एक है बाजरे का हरित रोग। इसमें बालियां जो हैं वो बालियां जब निकलना शुरू होती हैं तो बाली में दाने नहीं पड़ते हैं, बल्कि इसमें हरी पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं और ये हरी पत्तियां जो है टेढ़ी मेढ़ी होकर के जो है दिखाई देने लगती हैं, झाड़ू के समान जो है आकृति बना लेती हैं। एक बीमारी है कंडुआ, बाजरा का कंडुआ। ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें जो है बीज सामान्य से बड़े, जो सामान्य बीज होना चाहिए जो बाल में आता है उससे वो बीज बड़ा हो जाता है और अंडाकार जो है वो उसकी शेप हो जाती है। और इसमें होता क्या है कि बीज के भीतर पीला चूर्ण पैदा हो जाता है। इसके उपचार के लिए जैसे ही ये अगर जिस बाल में ये दिखाई दे उस बाल को तुरंत निकाल करके और इसको या तो जला देना चाहिए अथवा इसको जो है मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। इसके पश्चात तीसरी बीमारी एक है बाजरे का हरित रोग। इसमें बालियां जो हैं वो बालियां जब निकलना शुरू होती हैं तो बाली में दाने नहीं पड़ते हैं, बल्कि इसमें हरी पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं और ये हरी पत्तियां जो है टेढ़ी मेढ़ी होकर के जो है दिखाई देने लगती हैं, झाड़ू के समान जो है आकृति बना लेती हैं। तो इसके लिए भी जो है जीरम 80% घुलनशील चूर्ण जो है 2 किलोग्राम पर हेक्टर की जो है 700-800 लीटर पानी में घोल करके और यदि हम इसका जो है छिड़काव करते हैं तो इसका हम उपचार कर लेते हैं। खरपतवार इसमें कौन कौन से लग जाते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है? खरपतवार जो है इसमें चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवार दोनों ही करीब करीब इसमें उगते हैं और इसके लिए 2,4-D जो घोल का अगर हम जो है इसमें स्प्रेइंग छिड़काव करते हैं तो उससे हमारे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। लेकिन बढ़िया ये है कि हम रसायन का प्रयोग ना करें और हम निकाई गुड़ाई करें, क्योंकि जब हम कूड़ में बोते हैं तो उस समय बीज हमारा बहुत महीन होता है, कहीं पे ज़्यादा पड़ता है, कहीं पे कम पड़ जाता है। तो ऐसी दशा में कहीं पर तो पेड़ से पेड़ मिल जाता है और कहीं पेड़ से पेड़ की दूरी अधिक हो जाती है। तो ऐसी दशा में जब हम निराई गुड़ाई करेंगे तो एक तो हम खरपतवारों को पूर्णतया नष्ट कर देंगे, दूसरे ये है कि पौधे से पौधे की दूरी जो 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो अगर ज़्यादा घने हैं वहाँ पर जो जितने भी कमज़ोर पेड़ हैं उनको हम निकाल देंगे। खेती में मेरे ख्याल से किसी भी फसल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है खरपतवार। प्याज की खेती में खरपतवार को इतने बड़े दुश्मन को कैसे दूर भगाया जाए? प्याज के लिए 2 तरह के खरपतवार नाशक का प्रयोग हम रिकमेंड करते हैं। खेत की तैयारी से पहले जी, यानी खेत के अंदर मिट्टी से मिलाकर चलाने वाला एक बासालिन नामक तत्व है, जिसको हम 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम स्प्रे कर देते हैं। उसके बाद एक बार हल चला दें
तो उसके वजह से जो बीज उसमें पड़े हुए हैं खरपतवार के, वो थोड़े से पैदा जब जैसे ही अंकुरित होंगे तो वो नष्ट हो सकते हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा ये है कि जब हमने रोपाई कर दी जी, उसके बाद जो खरपतवार आ सकते हैं तो हमें ऐसा खरपतवार नाशक लगाना पड़े जो प्याज को नुकसान ना करे, दूसरे खरपतवारों को मार दे। वो एक पेंडिमेथिलिन नाम से दवाई आती है, सारे किसान ज़्यादातर जानते हैं क्योंकि आजकल इसका प्रचलन है। वो भी 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं पानी में घोलकर। काना रोग बहुत भयंकर रोग है और काना रोग की मैं पहचान भी बता दूं कि अगौले की तीसरी या चौथी पत्ती जो है वो सूखना शुरू कर देती है और पत्ती की नस में लाल या भूरे रंग के जो हैं वो धब्बे पड़ जाते हैं। इस तरीके से जो है गन्ने का चीनी प्रतिशत बिल्कुल समाप्त हो जाता है, गन्ने में वजन भी बहुत कम हो जाता है और गन्ना बाद में सूख जाता है। इसको काना रोग के लिए जो है वो कोई ऐसा विशेष रसायन नहीं है जो इसको कंट्रोल कर पाए, इसलिए जो है ये जैविक ही जो है वो ज़्यादा उपयुक्त है। जब पौधा हमारा 15 सेंटीमीटर का हो जाता है तो उस समय हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे इसमें खरपतवार तो नहीं है। अगर खरपतवार हैं तो हम खुरपी से मिट्टी को अच्छी तरीके से, जिस तरीके से घास छीलते हैं इसी तरीके से खेत में जो है हम गुड़ाई करते हैं। तो उससे होता ये है कि जो भी हमारे धनिये के अलावा जो और बेकार के जो पौधे जम आए हैं इनको हम निकाल देते हैं और के साथ ही साथ ये भी इसमें कई फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो ये फ़ायदा हो जाता है कि जो हम धनिया लाइन से लाइन में तो बोते हैं लेकिन पौधे से पौधे की दूरी को हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी दशा में जब हम निराई करेंगे तो निराई करते समय जब हम खरपतवार को निकालेंगे उसी समय जहाँ पर धनिया का पौधे से पौधा मिल चुका है, बिल्कुल पास में मिल गया है, उसको हम निकाल करके और पौधे से पौधे की दूरी को भी हम मेंटेन कर लेंगे जी। तो ऐसी दशा में जो है जब 15 सेंटीमीटर का जैसे ही धनिया का पौधा हो जाए उसमें एक हम जो है निराई उसकी करें, खरपतवारों को नष्ट कर दें और गुड़ाई भी जो है उसकी खरपतवारों की अच्छी तरीके से जो है गुड़ाई कर दें। अगर उसी में ही अगर मिट्टी में दबा दें तो वो खाद का भी काम करेंगे खरपतवार, और नहीं अन्यथा यदि नहीं उसको दबाना चाहें तो खेत के बाहर निकाल करके फेंक दें। चलते चलते बातें खेती की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल तरन्नुम और याशु को दीजिए इजाजत। नमस्ते। जिस बदलते वक्त और बदलते गड़बड़ हो गई, पता उसमें क्या गड़बड़ हो जा रही है? गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ था ना? गड़बड़ हो गया सबसे। गड़बड़ हो गया सब, गड़बड़ हो गया सब। अरे ये तो गलत है। बातें खेती की पूरी टीम की तरफ से आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन के पहले पर्व मुझे लग रहा था जाएगा, नेचुरल है, जाएगा, नेचुरल है। हमारे देश में अन्न के कैसे लगेगा घुसने पर पैर में मृदा न चिपके? तो आप एक नजर डालिए इस मशीन पर।